12 घंटे बाद सरकार ताजपोशी को सब तैयार। एग्जिट पोल में खोजी साजिश, हाथ ढकने की सियासी माचिस। निशाने पर ईवीएम, डीएम, चुनाव आयोग, खत्म होगा क्या ये रोक? मोदी लेंगे तीसरी बार शपथ, जारी रहेगा विपक्ष का अग्निपथ। मोदी ने बदल दी सियासत, अब विपक्ष कैसे पाएगा ताकत? तो ये है हमारे आज के सवाल और इन्हीं सवालों को लेकर हम जानेंगे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ चर्चाएं हैं इस समय तमाम राजनीतिक दल और उनके प्रवक्ताओं के बीच। डॉक्टर ऋचा सिंह बीजेपी से प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ेंगी। अजय वर्मा जी कांग्रेस से नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भुवन भास्कर जोशी जी एसपी से प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजय वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे सवाल करना चाहूंगी। रवि किशन जी कह रहे हैं कि ईवीएम रोएगी और हर बार ईवीएम रोती है जब बीजेपी जीतती है, कहती है कि मुझे बख्श दो क्योंकि जहां पर मैं कांग्रेस को जिताती हूं वहां पर तो ईवीएम में कोई खराबी नहीं होती, लेकिन जहां पर बीजेपी जीतती है वहां पर ईवीएम ही भ्रष्ट हो जाती है। देखिए, फिल्मी लाइन के लोग हैं, डायलॉग बोलना उनकी आदत होती है, उनके ब्लड में होता है, तो वो डायलॉग उन्हें बताते हैं डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स कौन है ये पूरा देश जानता है, कहाँ से स्क्रिप्ट लिख जा रही है। देखिए, चुनाव आयोग का हम बड़ा सम्मान करते हैं और चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने अपनी जो छवि धूमिल करी है हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में, वो भी अविस्मरणीय रहेगी। चुनाव हार जीत तो चलती रहेगी। 16 मार्च की मैं राजीव कुमार जी को अच्छी तरह जानता हूं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले तो हर बार हर चरण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे सिस्टम बदले, नए नए सिस्टम बदले। इवन सारा विपक्ष उनसे गया है मिलने की, साहब जो बैलेट पेपर से पोलिंग होती है, जो उनके डलते हैं बुजुर्गों के, और वो उसकी पहले मतगणना कराइए, बाद में मत कराइए। उस पर भी उन्होंने नियम कानून नए बदल दिए, उसकी मांग करिए कि वो पहले कराइए। तो 16 मार्च को वो कह रहे थे कि मुझे आलोचनाएं सुनना बहुत पसंद है और जो भी कोई आलोचना किसी भी तरह करेगा उसको हम जवाब सिस्टम के तहत बताएंगे। और अपनी, मैं तो आलोचकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना, लेकिन आज वो नैरेटिव सेट करने की बात कहते हैं। साहब से शिकायत करी गई है जयराम रमेश जी ने और हमारी पार्टी ने, सबने, कि साहब ये क्या है, हमारे संज्ञान में आया है। अब 150 कलेक्टरों से आपने बात की है, तो वो तो बिल्कुल भाजपा के प्रवक्ता की तरह बैठकर चुनाव आयुक्त महोदय उनका पक्ष ले रहे हैं, चुनाव आयोग की बात ही नहीं कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरे हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं, हमें ट्वीट कर करके बता रहे हैं। अरे चुनाव आयोग है, आप हार जीत चलती रहती है, उससे करिए, लेकिन साहब नहीं बता रहे हैं क्या है कैसे। हम या तो एक चीज ये पूछना चाहते कि हम अपनी जीत की लड़ाई लड़ रहे हैं, भाजपा अपनी जीत की लड़ाई लड़ रही है। अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी जो निवर्तमान गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, जीत जाए, अपनी सरकार बनाए, लेकिन हमको जो जनता का जनादेश मिला है, जो हमने जनता में देखा है, जो हमारा सिस्टम था, हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। चैनलों ने आपने जो भी दिखाया है वो अच्छी बात है। आपकी क्या मजबूरी थी, आपका क्या सिस्टम है चैनल का सर्वे करने का या एग्जिट पोल बनाने का, क्या सैंपल सर्वे है, कितने लोगों का करा है, उस पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक तरफा जो चीजें चल रही हैं, कल को अगर बदलाव आएंगे तब क्या होगा, तब विश्वसनीयता पे सवाल उठता है, वो सबकी विश्वसनीयता पे सवाल उठता है। तो हम ईवीएम को इसलिए नहीं कह रहे, बल्कि हम इसलिए कहना चाहते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश जो हाईटेक एडवांस टेक्निक से मजबूत है, वहां भी लोग बैलेट से चुनाव करते हैं। जब आपने 2014 से आप आए और आपने पूरा काम करा, देश में सोने की चिड़िया बना दिया, देश में दूध की नदियां बह रही हैं, व्यापार रोजगार फल फूल रहा है, चोरी डकैती होने नहीं, और महिलाओं से तो बलात्कार क्या छेड़छाड़ ही नहीं होती। चलिए, यानी कि आपका ये मानना है कि कल ना सिर्फ पत्ते खुलेंगे नतीजों के, बल्कि मीडिया की विश्वसनीयता पर भी एक बार फिर से सवाल खड़ा हो जाएगा। सर, इसी को लेकर एक आंकड़ा आपको बता देती हूँ। भारत का ये आंकड़ा है, आपको बता दूं, जो एग्जिट पोल किए जाते हैं 72 से लेकर 87% इनकी एक्यूरेसी रहती है। और ये सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी जब आए हैं उसके बाद के चुनाव की बात की नहीं कर रही हूं, इससे पहले भी जितने चुनाव हैं उसमें 72 से 87% एक्यूरेसी रही है। और दूसरी चीज ये कि 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2 ऐसे एग्जिट पोल रहे थे जिनकी 90% उससे ऊपर जो एक्यूरेसी थी वो रही थी, लेकिन बावजूद उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना यहाँ कहीं ना कहीं लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ पर सवाल उठा रहे हैं। 10 सेकंड में फाइनल कर दूं जी, उसके बाद आप पूछ लीजिए। तो अगर नरेंद्र मोदी ने काम करे 2014 से, देश में व्यापार
भारत पहले नंबर पे आने जा रहा है, नौकरी सबको मिल गई, महिलाओं की बेइज्जती नहीं हो रही, बलात्कार नहीं हो रहे, सुरक्षा बढ़ गई, रामराज आ रहा है, दूध की नदियां बह रही हैं, तो फिर आप भी बैलेट से चुनाव कराइए ना। 70% चुनाव आयोग के पास और आपके पास गया था विपक्ष कि साहब बैलेट से करा लीजिए, दिक्कत क्या है अगर आपने काम करें। लेकिन जब पेगासिस लगाया जाता है और जब इजराइल की कई दौरे बार बार होते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठता है। लेकिन हम चुनाव जीत रहे हैं 300+ सीटों के साथ। कल भी बैठेंगे आपके चैनल पर और फिर आपको बात करें। बिल्कुल, कल इंतजार रहेगा आपका। और ऋचा जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, ऋचा जी के पास हम चलते हैं। ऋचा सिंह जी, तो देखिए आरोप तो तमाम लगाए जा रहे हैं, एग्जिट पोल कुछ और बता रहे हैं, 4 जून के नतीजों का इंतजार है, लेकिन विपक्ष के ये जो आरोप हैं, चाहे बात ईवीएम को लेकर करें या फिर बात जनादेश को लेकर करें, इन आरोपों को कैसे इस समय बीजेपी देख रही है? देखिए दीपिका जी, विपक्ष ने जिस तरीके से रोना गाना चीखना चिल्लाना, संस्थाओं की शुचिता के ऊपर सवाल उठाना शुरू किया है, ये अपने आप में लोकतंत्र में विपक्ष के लिए बड़ा ही शर्मनाक है। ये तो वही बात हो गई कि ये कह रहे हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में आए, अगर परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आते हैं तो हम परिणामों को मानते ही नहीं है ना। और जिस तरीके से ये लगातार एग्जिट पोल को आप मीडिया संस्थानों को, जो कि संस्थाएं हैं, उनको धत्ता बता रहे हैं, उनको गलत बता रहे हैं, आप चुनाव आयोग को गलत बता रहे हैं, आप ईवीएम को गलत बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष और इंडिया अलायंस पिछले 10 सालों में अपने भीतर नहीं झांक पाया कि आखिर इनके भीतर ऐसी कौन सी कमियां हैं, आखिर ये किस तरीके से इस देश के जन के मन को पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र तोड़ने वालों के साथ खड़े होते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़े होते हैं। जनता इनको जनादेश देने के लिए तैयार नहीं है। कल विपक्ष और इंडिया अलायंस कोई पहली बार इस हार का सामना नहीं करने जा रहा है। 2014, 2017, 2019 के परिणाम इन लोगों ने देखे हैं, और जिस तरीके से बार बार एग्जिट पोल जो भी आ रहे हैं, सबको स्वागत करना चाहिए, हर पार्टी को स्वागत करना चाहिए, और अपनी अपनी जो आपने मेहनत की है, अपने हम तो भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से 10 साल भारत में अभूतपूर्व कार्य हुए, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना हो, देश की सीमाओं को मजबूत बनाना हो, लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पे जन जन तक पहुंचाना हो, महिला, युवा, किसान और गरीब, इन चारों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना मुख्य टारगेट मानकर इनमें जन जन तक पहुंचने के लिए जिस तरीके से कार्य किए हैं, और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का जो शासन स्थापित हुआ है, जनता इससे प्रभावित होकर जनादेश दे रही है। विपक्ष अपना ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ना चाहता है, मीडिया के ऊपर फोड़ना, यानी कि आपका ये मानना है कि विपक्ष ने अपने अंदर झांक कर नहीं देखा कि कहां कमियां रह गई है, और आखिर में जब मौका चूक गए तो कहीं ना कहीं ईवीएम को निशाने पर ले लिया। मैं आपसे एक अंतिम बात कहना चाहती हूँ कि राजस्थान में तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, और कर्नाटक में जब जो है कांग्रेस की सरकार आई तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो इनको दरअसल उन संस्थाओं पे भरोसा नहीं है जिन संस्थाओं को ये अपने समय तो स्वीकारते हैं। देखिए, कांग्रेस की एक दिक्कत है कि ऑल टाइम डिनायल मोड में रहती है, ये संस्थाओं को भी नकारती हैं, अगर न्यायालय से इनके पक्ष में कोई फैसला ना आए तो न्यायालय को भी नकार देते हैं, मीडिया को भी नकार देते हैं। यही सवाल का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ सबसे पहले तो भुवन भास्कर जोशी जी भी बने हुए हैं एसपी से। भुवन भास्कर जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, ईवीएम में इतनी खराबी है, सिस्टम में इतनी खराबी है, तो सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों ना कर लिया जाए, और अगर रुख किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जाहिर तौर पर आपके पक्ष में फैसला आना चाहिए। ऐसे कितने मामले हुए हैं, चाहे अडानी मामले में हम बात करें, चाहे हम राफेल डील को लेकर बात करें, कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ कुछ खास नहीं लगा। लेकिन ये जरूर देखा गया है कि अगर हिमाचल में, कर्नाटक में कहीं सत्ता परिवर्तन होता है, कांग्रेस के पास चाबी जाती है, तो ईवीएम सही सलामत रहती है, लेकिन उसके अलावा ईवीएम में 100 कमियां होती है। दीपिका जी, पहले शुरुआत करूंगा मैं ईवीएम से। जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी ने सबसे पहले ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगाया था, और उन्होंने कहा था कि ये ईवीएम ठीक प्रणाली नहीं, ये हमने नहीं लगाया। और रही बात आपके एग्जिट पोल की, मैं बताना चाहता हूँ, ये एग्जिट पोल पहले भी दिल्ली में भी फेल हुए, माननीय केजरीवाल जी जीत के आए, आदरणीय ममता जी भी इन एग्जिट पोलों को झुठलाकर सत्ता में वापस आए। ये तो 2 विषय कहे।
और अभी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता साथी है, वो 3 लोगों को जो भारत के प्रमुख समुदाय हैं उनकी बात बता रहे चाह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी के 4 समुदाय हैं, गरीब, महिला, किसान, युवा, मैडम आप, जिसमें आप हमेशा मैडम की बात करते हैं, क्योंकि आप जी ऋचा जी एक बार सुन लेते हैं भुवन भास्कर दीपशिका, अगर मेरे को इंटरप्ट करा गया, मैंने किसी को टोका नहीं, मेरे को इनकी बात अच्छी लगी या बुरी लगी, मैंने इनको सुना है। मेरे टाइम में अगर बोलेंगे मेरे मैं इनको बोलने जी भुवन जी। अब आ जाते हैं, मैं आपको बताने का काम करता हूँ। पहले कर सकता हूँ शुरुआत युवाओं से। युवाओं से क्या बात कही थी? 2 करोड़ नौकरी आएगी, 20 करोड़ नौकरी आएगी। उत्तर प्रदेश लगातार परीक्षा लीक का रिकॉर्ड बनता रहा। यहाँ पर ब्रिजेश पाल ने अपनी सुसाइड कर लिया नौकरी ना मिलने से। यहाँ परीक्षा लीक होने से बरसा लड़की है फिरोजाबाद की, वो आत्महत्या कर लेती है। लगातार परीक्षा लीक हुई, वो बच्चे धरने पे बैठे, उनकी योगी सरकार ने पिटाई करने का काम करा। ये वो लोग जवाब देने जा रहे हैं, वो लोग समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ खड़े हुए। इन्होंने बात करी किसानों की। मैं बताना चाहता हूं ये लोग क्या ट्रेंड लेके आए, मोदी और योगी जी। ये ट्रेंड ये लेकर आए कि किसानों की हत्या के लिए अब किसी आतंकवादी या क्रिमिनल की आवश्यकता नहीं होती है। गृह मंत्री का बेटा ही अपनी थार को लेके चलता है और किसानों की हत्या कर देता है। 750 किसान आंदोलन में मारे जाते हैं और मैं इनको किसानों को क्या संबोधन करते हैं? आतंकवादी, खालिस्तानी कहते हैं। उनका किलो से स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उन पे आंसू गैस छोड़ने का काम करते हैं। ये किसानों का है। आइए, ये क्या बात करके आए थे मातृशक्ति से? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करके आए थे। मणिपुर को देश ने देखा कैसे बेटियों को नग्न घुमाया गया इनके शासनकाल में। इनके साथ साथ हमने देखा प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में बनारस में बीएचयू की लड़की के साथ रेप करने का काम भारतीय जनता पार्टी के 3 युवा करते हैं और वो बड़े आराम से चले जाते हैं मध्य प्रदेश प्रचार के लिए। 2 महीने बाद आते हैं, बुलडोजर में तेल खत्म हो जाता है, इंजन खराब हो जाता है, बुलडोजर कोई कार्रवाई नहीं करता। 2 महीने बाद उनको जेल हो पाता। ये इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहलवान बेटी के साथ क्या हुआ? और दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा कहने वाले ब्रिजभूषण के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? उसके बेटे को टिकट शिफ्ट कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए प्लस इंडिया का नारा दिया, पूरे मातृशक्ति, युवा और आपसे जिम्मेदार किसान हमारे साथ लामबंद हो गया। कल परिणाम आएगा। आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 50+ के साथ समाजवादी पार्टी और हमारा गठबंधन 295+ के साथ इंडिया गठबंधन दिल्ली में सरकार बनाने जा रहा है। भुवन भास्कर जोशी जी, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी। देखिए, ये 4 जो तबके यहाँ पर बीजेपी की ओर से बताए जाते हैं, उनका किस तरीके से शोषण हुआ है ये आपने बखूबी बताया। लेकिन मेरा सवाल इसी से जुड़ा है कि ये जो चीजें आपने बताई है, उन्हें संख्या बल में बदलने के लिए कुछ करना होगा विपक्ष को, तभी तो लोकतंत्र पर उसका कोई असर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वहां पर कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है, सीटों पर, एग्जिट पोल पर या नतीजों में कोई असर सामने नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं विपक्ष पर ही सवाल खड़ा होगा। कहीं ना कहीं विपक्ष से ये पूछा जाएगा कि आपकी रणनीति कहां कमजोर रह गई कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आपकी ओर से बुलंद आवाज नहीं की गई, या आवाज की गई लेकिन जनता ने भरोसा नहीं जताया। मैडम मैं बताऊं जी दीपशिका जी बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, कल जो एग्जिट पोल है एग्जिट हो जाएगा और इस देश का एग्जिट पोल जब वो आएगा तो आपको लगेगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई। हम लगातार ये युवाओं की आवाज, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार परीक्षा लीक को सड़क से लेकर सदन तक उठाते रहे। चलिए, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है कि कल ये सारे दावे जो हैं एग्जिट पोल में हवा हवाई होते दिखाई देंगे। अजय वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अजय जी। मैडम देखिए, हम एक चीज कह रहे हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मामले में कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट बनाकर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को दिया कि इन लोगों के नाम थे पोर्टल पर, और भ्रष्टाचार के मामले में जैसे वो लॉटरी वाला है, जैसे वो दवाई वाले हैं, जैसे वो स्टील वाले हैं, मतलब कई लोग थे, इनके सबके पोर्टल पे नाम थे। लेकिन हुआ क्या लिस्ट देने से या सबूत देने से? कार्यवाही तो बहुत दूर, उल्टा उनको माननीय प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट ईमानदारी की देके अपनी भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में स्वच्छ करके अपने यहाँ ज्वाइन करा लिया, टिकट दे दिया ज्यादातर भ्रष्टाचारियों को। हेमंत विश्व शर्मा 10,000 करोड़ का घोटाला, आदर्श सोसाइटी में चव्हाण साहब
15,000 करोड़ का घोटाला, शुभेंदु अधिकारी 15,000 करोड़ का शारदा घोटाला, अजीत पवार डिप्टी सीएम बना दिए 70,000 करोड़ का घोटाला, शिंदे साहब 25,000 करोड़ का घोटाला सीएम बना दिए उनको तोड़कर। उसमें अपने यहाँ के जितने भ्रष्टाचारी हैं, अपने यहाँ के जितने लोग हैं, वो इनको नहीं दिख। अगर जयराम रमेश जी उन डीएम्स की सूची अगर दे देते तो वो डीएम मारे जाते, सस्पेंड हो जाते, क्योंकि हमारे पास ईडी नहीं है, सीबीआई नहीं है, हमारे पास पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पैसा नहीं है, हमारे पास तानाशाही नहीं है, हमारे पास लोकतंत्र है, जनता है, देवतुल्य वोटर है। और अगर ईश्वर है तो आप कल देखिए परिवर्तन होगा। चलिए कल का इंतजार कर लेते हैं और इसी को थोड़ा उल्टा करके हम इतिहास में भी चले जाते हैं। आपको याद होगा किस तरीके से बीजेपी जब एक ऐसी पार्टी हुआ करती थी कि मात्र एक सीट होती थी, उसके बाद आगे बढ़ी तो ये तमाम आरोप कांग्रेस पर भी लगते नजर आए थे, लेकिन उसके बाद किस तरीके से बीजेपी ने अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा और आज यहां तक बीजेपी पहुंची है। क्या ये भी मायने रखता है? डॉक्टर ऋचा सिंह जी से जान लेते। जी ऋचा सिंह जी, तमाम आरोप यहाँ पर लग रहे हैं और कहीं ना कहीं इतिहास की याद दिला देते हैं। जब बीजेपी की जो हालत थी वो कुछ ऐसी नजर आती थी और कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा सीटें हुआ करती थी, कांग्रेस पर तमाम आरोप लगते थे जो आज बीजेपी पर लगते दिखाई दे रहे हैं। ऋचा सिंह जी से मैं एक चीज कहूंगा, महिला है, सम्मानीय है, क्या पहलवान बेटियों के पक्ष में और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ये सरकार बनने के बाद अपनी अगर इनकी बनती है उठाएंगी आवाज? बता दें टीवी पर हारना। प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट 3,000 वीडियो है बलात्कार के, वो पहलवान उसके बेटे को टिकट दे दिया। मैं आपको बता दूं वर्मा जी, मैं आपको बता दूं प्रज्वल रेवन्ना पुलिस के गिरफ्त में है और जो भी कानून का शासन है वो उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है, हमें सब पता है। कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार थी उसने नहीं रोक पाया, कांग्रेस की सरकार नहीं कार्रवाई कर पाई। और अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपसे कहती हूँ कि तुष्टीकरण की राजनीति बंद करिए और बताइए कि संदेश खाली में शाहजहां शेख का नाम आप लोग क्यों नहीं ले पाते? दत्तक पुत्र है प्रधानमंत्री जी का, दत्तक पुत्र है प्रज्वल रेवन्ना, दत्तक पुत्र है प्रज्वल रेवन्ना। और उसको कहा था मित्रों, प्रज्वल रेवन्ना को वोट दे दीजिए, बलात्कारी एमपी को जिताइए तो मेरे हाथ मजबूत होंगे। तो देश में क्या होगा ये पूरा देश जान रहा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड खेड़ा ने बताया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड, भ्रष्टाचारी, अपनी प्रवक्ता को नहीं छोड़ा, बलात्कारी एमपी, बलात्कारियों को टिकट, कि महिलाओं के साथ कांग्रेस पार्टी में क्या पूरा देश शर्मसार हो रहा है। 70 करोड़ महिलाएं शर्मसार हो रही है। सबने देखा है वर्मा जी, 70 करोड़ महिलाएं शर्मसार हो रही है। खेड़ा ने बताया लेकिन आपके मुंह में दही जम जाती है। सचिव के खिलाफ जब एक महिला आपके मुंह में दही जम जाती है। अजय जी, चलिए आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। अजय जी, चलिए मान लेते हैं कि एग्जिट पोल भी पूरी तरह से गलत हो जाएंगे और INDIA की सरकार बन जाएगी, लेकिन उसको लेकर कांग्रेस में एक वो चहलकदमी नहीं दिखाई दे रही है। जैसे हम देखते हैं कि किसी के घर में शादी हो, पहले से ही बारात आने की तैयारियां हो जाती हैं। बीजेपी की बात करें, मीटिंग चल रही है, 100 दिनों का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस क्या कर लेगी, अभी तक PM का चेहरा ही सामने नहीं ला पाई है। नहीं, देखिए ये मीटिंग इसलिए चल रही है, कल को अगर रिजल्ट उल्टे आते हैं, के पास ना अरे कल भाई इनका नाम ना नीयत है। अब ये प्रज्वल रेवन्ना को सपोर्ट करने वाली जो मैडम बैठी है, अजय जी जब मेरी बारी थी तो आप बोल रहे थे, अब ये बलात्कार एमपीओ को सपोर्ट करने वाली मैडम बैठी है। बेटियां तो सबकी होती हैं। चलिए, आप तीनों का शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। हालांकि देखिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार ये कह रही हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे जो दिखाए गए हैं उससे पूरी तरह से भिन्न नजर आएंगे। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें, तमाम एग्जिट पोल सामने आए हैं, लेकिन क्या ये जो एग्जिट पोल है इनके नतीजे सही साबित होते हैं? कांग्रेस की ओर से, INDIA की ओर से जो आरोप लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सही साबित होता है? बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी।